तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसमें दो शब्द हैं, साइटो प्लस लॉजी। तो साइटो मीन्स होता है सेल यानी कोशिका, और लॉजी मीन होता है अध्ययन करना, अध्ययन करना। तो अध्ययन करना यानी कि कोशिका का अध्ययन करना, पूरा इसका हो गया। तो यहां पर आज से हम कोशिका को कोशिका या सेल ना कहकर साइटो कहेंगे। तो अब साइटोलॉजी मतलब हुआ कोशिका का अध्ययन करना, यानी कोशिका से संबंधित विज्ञान की वह शाखा जो कोशिका का अध्ययन करती है। तो अब इससे संबंधित वैज्ञानिक हो जाएंगे साइटोलॉजिस्ट, ठीक। और इसी तरीके से जो इसके संबंधित वैज्ञानिक हैं साइटोलॉजिस्ट कहलाएंगे। तो अब हमें ये टॉपिक देखना है, ये हम किस रेफरेंस में पढ़ रहे हैं। ये तो हम पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी, और पेपर सेकेंड का फर्स्ट चैप्टर है द सेल थियरी एंड द सेल। ओके, लेकिन उसके अलावा बहुत से कंपटीशन एग्जाम, जहां पर भी कौन से कंपटीशन एग्जाम्स जहां पर जनरल साइंस पूछी जाती है, चाहे वो आपका बीएड एग्जाम हो, चाहे आपका वो एनटीपीसी एग्जाम हो, कोई भी हो, बीओ का एग्जाम हो, या फिर आपकी टेट हो, सीटेट हो, कहीं पर भी मतलब हो आपका जहां पर जनरल साइंस पूछी जाता हो, चाहे केबीएस हो, चाहे कोई भी एग्जाम, तो वहां के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम इसको डिटेल में करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है काजिम और आप देख रहे हैं बॉटनिकल वंडर्स। चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें देखते हैं। तो शुरुआत में सेल थ्योरी को अगर माना जाए तो ये कहा गया था कि जितने भी जीव हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म, एनी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो कितना भी जटिल हो, वो कुछ विशेष एलिमेंट यानी विशेष तत्वों से मिलकर बना होता है। चाहे वो एक कोशिकी हो या बहुकोशिकीय हो, चाहे वो एक कोशिकीय हो, चाहे बहुकोशिकीय हो। ओके, अब शुरुआत में तो ये कहा गया, ये मतलब अरिस्टो वगैरह के टाइम की बात है, ठीक, अरिस्टो टाइम की बात है। तो मतलब कि एक कोशिकी या बहुकोशिकी हो, चाहे मतलब जटिल मतलब होता है बहुकोशिकी, और ये एक कोशिकी थोड़े सरल होते हैं, लेकिन कुछ विशेष तत्वों से मिलकर कुछ क्लियर नहीं बता पाए। उसके बाद फिर एक बंदा आया, रॉबर्ट हुक, उसका नाम था रॉबर्ट हुक। तो उसने बॉटल कॉर्क से इस तरीके की लकड़ी होती है पहले, अब तो ढक्कन चलते हैं, तो पहले इस तरीके से बंद करने के लिए एक कॉर्क होती थी। तो उसको क्या कहते थे? बॉटल कॉर्क कहते थे। और एक्चुअली होती क्या है कि वो वुड की होती थी, तो वुड की थी या वुड कॉर्क। तो यानी कि इन्होंने इसमें एक स्लाइस काटा इसमें से, यहां से, और उसको जब देखा तो उसमें इनको इस तरीके से
इस तरीके से खंड दिखाई दिए, तो इन कोष्ठकों को या खंडों को इन्होंने सेल कहा। और ये सेल कौन सी थी? डेड सेल थी। क्यों? क्योंकि ये लकड़ी भी डेड सेल थी। ठीक, फिर उसके बाद बढ़ते हैं, और फिर जो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक नाम बंदा था लीवेनहॉक। लीवेनहॉक, तो लीवेनहॉक ने, ये बात है जब रॉबर्ट हुक ने की थी खोज 1665 में, और लीवेनहॉक ने खोज की है 1674 में। और ये एक लिविंग सेल थी। क्या थी? लिविंग सेल थी। ये लिविंग सेल मतलब बैक्टीरिया की खोज की इन्होंने, और इनको कहा जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ठीक, तो ये तो हो गई, लेकिन उसके अलावा ये सारी बातें आई, लेकिन सेल थ्योरी का जो क्रेडिट जो था, सेल थ्योरी का जो क्रेडिट जो था, वो सेल्डन और स्वान को गया। किसको गया? सेल्डन एंड स्वान को। ठीक, सेल्डन और स्वान ने ही इसको पूरा संगठित तरीके से सेल थ्योरी को एक्सप्लेन किया। और साल था 1839 का। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो सेल होती है वो जीवन की इकाई होती है, यानी कि सबसे छोटी यूनिट होती है जीवन की। तो बाद में दूसरे वैज्ञानिकों ने इसको बढ़ाकर कह दिया सेल जो होती है कोशिका की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो सेल थ्योरी का क्रेडिट जो है वो जाता है सेल्डन स्वान को, क्योंकि उन्होंने कुछ विशेष कार्य किया और क्लियर कट बताया कि द सेल is basic unit of life। तो ये जितनी भी बातें ऊपर से बताई थी हमने, चाहे तो वो विशेष एलिमेंट वाली बात, तो ये सारी चीजें सेल थ्योरी कहलाती थी। या कुछ लोगों ने इसमें थोड़ा सा चेंजेस किए। द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जो जिंदा चीज है तो उसको सबसे अगर तोड़ के सबसे लास्ट में ले जाएंगे, मतलब तो सेल होगा, तो उस सेल्स को भी अगर तोड़ देते हैं तो लाइफ नहीं बचती है। तो हिंदी वाले थोड़ा सा देख लें, कोशिका जीवन की मूल इकाई है, और ये इसमें कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो ये तो हो गया सेल थ्योरी। ठीक, तो उसके बाद दूसरा चीज हमारा जो है वो द सेल है, यानी सेल क्या है। तो सेल में कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो आइडिया हो गया सेल है क्या। ठीक, यानी सभी जीव सेल्स यानी कोशिकाओं के बने होते हैं, और सेल थ्योरी भी हमने समझ ली। अब बात करते हैं हम सेल की। तो सेल में तो द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ओके, तो सेल के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। तो बेसिकली पहले सेल को स्ट्रक्चर के आधार पर दो भागों में बांट दिया जाता था। कौन से में? न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका में दो चीजें मानी जाती थी पहले, लेकिन ये वाली बात आज की डेट में नहीं मानी जाती। आज क्या है, न्यूक्लियस में
सेल में बहुत सी चीजें होती हैं। एक तो मान लो साइटोप्लाज्म अलग कर दो, और दूसरा कोशिकांग। कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनेल। क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेल। ठीक, कोशिका के अंग। और साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव, ये जेली लाइक पदार्थ होता है। ठीक, अब ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट लिपिड का बना होता है। ठीक, और अलग अलग डिपेंड करता है। ठीक, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, अलग अलग जीव में डिपेंड करता है ये कैसा होगा। ठीक, अब सेल ऑर्गेनेल की बात करते हैं। तो सेल ऑर्गेनेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगी, यानी कि कोशिका कला। फिर उसके बाद हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतर्द्रव्य जलिका। लाइसोसोम, ये केवल एनिमल सेल में होते हैं। और सेल वॉल को भी अगर देख सकते हैं, यहाँ पर सेल वॉल तीसरा कर सकते हैं। तो सेल वॉल जो होती है वो अलग अलग, इस पे वापस आएंगे तो सेल वॉल को देख लेते हैं अलग अलग। जैसे प्लांट्स में सेलुलोज की बनी होती है, प्लांट्स में सेलुलोज की, और फंगस में काइटिन की, और बैक्टीरिया में ग्लाइको पेप्टाइडॉन की बनी होती है। ठीक, अब ये इसमें 3-4 लेयर्स होती हैं, वो कभी डिटेल में उसको देखेंगे। तो साइटोप्लाज्म पे आ गए। अब हम लाइसोसोम पे आए थे। गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम्स और प्लास्टिड। अभी बताते हैं सारी चीजें। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, प्लास्टिड हो गए। हाँ, तो यही हो गए। और तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेल को कवर की रहती है और सेल वॉल के नीचे के ऊपर पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है इसमें, और ये मतलब सिलेक्टिवली परमिएबल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबको आने जाने नहीं देती। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, क्योंकि इसके दो प्रकार के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, तो स्मूथ पर राइबोसोम नहीं पाया जाते, लाइसोसोम यहाँ नहीं पाया जाता, और सिक्रीटरी काम करता है। गोल्गी बॉडी भी कुछ पदार्थ एंजाइम सिक्रीट करती है। सेंट्रियोल्स ये स्पिंडल फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और प्लास्टिड होते हैं 3 प्रकार के। ठीक, प्लास्टिड में 3 प्रकार के होंगे, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट यानी ग्रीन, और ये ग्रीन के अलावा जितने भी कलर हैं वो क्रोमोप्लास्ट से, और क्लोरोप्लास्ट से ग्रीन, और ल्यूकोप्लास्ट से स्टोरेज का काम करते हैं, यानी कि ये भंडारण का काम करते हैं। जैसे जड़ें या फल वगैरह या तना वगैरह मोटा हो जाता है किसी भी पौधे का, तो वो इसी के कारण होता है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा बना हुआ खाना स्टोर रहता है। ठीक है, तो ये हो गई सेल, और सेल का डायग्राम बना देते हैं लास्ट में। और इसको, ये सारे सेल ऑर्गेनेल आगे के चैप्टर्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये रही आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन गई।
ये हुई सेल वॉल, ये हो गई सेल वॉल। और फिर ये सेल वॉल के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिर बना दिया ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि केंद्रक कला, न्यूक्लियस, माइक्रोफाइब्रिल्स, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइक्रोफाइब्रिल्स, रिक्तिका, वैक्यूल, हिंदी में कहते हैं इसको रिक्तिका। और थोड़ा सा यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम हो रही है, हमने डे लाइट में शूट कर रहे थे, तो अभी बाहर थोड़ा सा अंधेरा सा आने लगा है, तो ये फ्लैश लग रहा होगा यहाँ पे, तो उसके लिए माफी चाहेंगे। और ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, क्योंकि लाइसोसोम इसमें बनेगा नहीं क्योंकि ये प्लांट सेल है, और यहाँ पर ये बन जाएगा प्लाज्माडेस्माटा, डेस्मा, प्लाज्मोडेस्मा, वैक्यूल, राइबोसोम ये इसके चारों तरफ कर दे रहे हैं। ठीक, ये राइबोसोम जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के चारों तरफ होते हैं और ऐसे ही पाए जाते हैं सिंगली या ग्रुप में। तो ग्रुप में पाए जाएंगे तो पॉलीराइबोसोम कहलाएंगे। ओके, अब इससे बहुत सी कंपटीशन एग्जाम्स में भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। राइबोसोम, तो इसको बना लीजिए, या फिर ये पॉलीराइबोसोम हो गया, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। ठीक, अब ये हो गया 10 सेल फिगर, 10 सेल यानी सेल का स्ट्रक्चर। अब इसको बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपको एक बात बता दें, अभी आपकी लगातार क्लासेस आपको हफ्ते में 3 क्लास मिलेंगी। ठीक है, और फिर इसकी संख्या आगे भी बढ़ाई जा सकती है जैसा भी तो पर डे 8 PM को आपको एक क्लास, पर डे नहीं मतलब हफ्ते में 3 क्लास मिलेंगी और 8 PM को मिलेंगी। रुक जाओ भी, तो उसके अलावा कुछ बात करनी है और मतलब प्रॉपर क्लासेस चलेंगी, जैसी आपकी तरफ से प्रतिक्रिया मिलेगी, फीडबैक मिलेगा। ठीक है, तो फीडबैक अपना जरूर दें कमेंट्स के थ्रू, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, और बने रहिए हमारे साथ। बहुत